सभी लोग क्लियर कर देंगे कि हाँ बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से बताएं, हाँ बिल्कुल क्लियर है। जी ओके है सब, साउंड बिल्कुल क्लियर है, जरा एक बार यस कर दें मुझे। है सब, साउंड क्लियर, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं ज्योग्राफी को लेकर, और ज्योग्राफी पर चर्चा करने से पहले मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा बुक के बारे में, क्योंकि जो भी कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, अरिहंत की ये बुक है। इस बुक के बारे में आपको पहले परिचय करा दूं कि इस जो भी आप कह रहे हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि पीडीएफ हमें चाहिए ये, तो पीडीएफ के लिए आप ज्यादा जद्दोजहद ना करें। ये बुक जो है, ये अरिहंत की प्रीलिम्स पॉसिबल, इसी नाम से आपके लिए सीरीज चलाई जा रही है। ये बुक आपको मार्केट से मिल जाएगी, आपके नजदीक का जो बुक स्टोर होगा वहां से आप इस बुक को ले सकते हैं, जहां आपको कंपटीशन की बुक मिलती है। अब बात आती है इस बुक में क्या क्या बात है, क्या क्या इंपोर्टेंस दी जाए। तो सबसे मेन बात आती है कि इस बुक के अंदर आपको 1990 से लेकर 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। कैसे प्रश्न? जो उस वर्ष में आए हुए हैं, चाहे आईएएस में आए हुए हों या पीसीएस में आए हुए हों, सभी प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। और बेहतर बात यह आती है, इंपोर्टेंस जो दी जाती है इस बुक की, वो इस वजह से कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवीजन किया गया है सभी प्रश्नों को। जब प्रश्नों को लिया जाता है तो प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है, प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है कि बच्चों का समय खराब ना हो, और प्रश्नों को इस तरह से डिजाइन किया गया कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति इसमें आपको नहीं मिलेगी। टॉपिकल माइंड मैप इसमें आपको है, और 100% एरर फ्री है। यह तो बड़ी काम की बात है कि बुक में एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर है, गलत चीज हमने पढ़ ली, तो उसका परिणाम आप जानते हैं एग्जाम हॉल में क्या मिलेगा। तो इसके तहत देखा जाए तो इसमें एरर फ्री बुक है। व्याख्या बिल्कुल सटीक दी गई है, वह व्याख्या दी गई है जिसकी आपको आवश्यकता है। जो आपके लिए टिपिकल प्रश्न बनते हैं, उन टिपिकल प्रश्नों के लिए अलग से आपके लिए आपको नॉलेज प्लस नाम का इसमें एक बॉक्स मिलेगा, जो आपको प्रश्न से संबंधित जितनी भी समस्या आपके लिए बनती हैं, उन सभी चीजों को इसके अंदर आपको दिया गया है। अब बात आती है कि हम जब तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की और ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो चलिए ये तो बात हो गई कि आपने कह दिया कि 1990 से लेकर 2023 तक की बुक आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन मिल जाएंगे। तैयारी कहां से की जाए? तो तैयारी के लिए आपको इसमें 4500 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और सबसे मेन बात की जाए तो सिर्फ ये ज्योग्राफी की बात नहीं करूंगा मैं, सभी चीजें आपको मिलेंगी। भारतीय इतिहास, भूगोल, भारत एवं विश्व, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान की हर तरह की बुकें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। और जो भी सुविधा मैंने आपको ज्योग्राफी की बुक में बताई, सेम वही सब चीजें आपको इन सभी बुक के अंदर मिलेंगी। एक बात और, फ्री पैकेज चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप अपना आकलन कर सकें कि प्रीलिम्स के लिए आप कितना तैयार हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों तक जो करना चाहते हैं इस बार प्रीलिम्स क्लियर, क्योंकि प्रीलिम्स कैसा है, प्रीलिम्स पॉसिबल है अगर आप तैयार हैं प्रीलिम्स के प्रति। तो आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या का स्थानांतरण और उसका प्रवास। जनसंख्या कैसे स्थानांतरण करती है और उनका प्रवास कैसे होता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड आपके लिए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी आपके चैप्टर की, आपके सिलेबस से रिलेटेड, आइए करते हैं शुरुआत। तो देखिए, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि प्रवसन क्या है। प्रवसन की बात करें तो जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना, यह कहलाता है आपका प्रवसन। प्रवसन के नियमों का निर्धारण जो किया जाता है वो रेवेनस्टीन के द्वारा किया जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आप यह कहेंगे उद्गम और गंतव्य स्थान महत्वपूर्ण होते हैं, कि जहां उद्गम और गंतव्य जहां पर आप जा रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस होता है कि उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि व्यक्ति यहां से क्यों जा रहा है और वहां क्यों जा रहा है। दोनों में अंतर समझिए, मैं यहां से क्यों जा रहा हूं और वहीं क्यों जा रहा हूं, ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं उद्गम और गंतव्य के आधार। अब बात आती है कि प्रवासी की स्थिति क्या बनती है, किस वजह से प्रवासी किया जाए। प्रवासी को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, एक तो स्थायी तौर पे जो परमानेंट, उनके पूर्वज आने वाली पीढ़ी परमानेंट वहीं रह रही है। एक होता अस्थायी,
जो खाना बदोश जीवन जरा के लोग जातियां होती हैं, वो अस्थायी तौर पर एक निश्चित समय तक एक जगह पर रहेंगी, फिर समय के साथ वो अपना स्थान परिवर्तित करती रहती हैं। और एक होती है मौसमी, मतलब मौसम के अनुसार वो अपने स्थान का क्या करती हैं, परिवर्तन करती रहती है। अब ये तो हो गया प्रवसन। अब होता है प्रवासी, किसे बोला जाता है। प्रवासी की बात करें तो नए स्थान पर जाने वाले को क्या बोला जाता है, अप्रवासी बोला जाता है। और देश से बाहर जाने वाले को उत्प्रवासी कहा जाता है, जिसमें लोगों के मन में कंफ्यूज बने हुए हैं, वो डाउट आज आपका क्लियर हो गया कि नए स्थान पर जाने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, वो भी प्रवासी है। लेकिन ऐसे प्रवासी को क्या बोला जाएगा, अप्रवासी बोला जाता है। मान लीजिए हम किसी अपने देश की बात करें कि मैं इस शहर से उस शहर में जाकर बस रहा हूं, तो एक देश की बात करें तो एक नई जगह में जाकर मैंने अपना गृह स्थान बनाया, तो मैं इस विस्तार पे क्या कहलाऊंगा, उसको अप्रवासी कहा जाएगा। लेकिन देश छोड़कर अगर मैं कहीं रहता हूं तो प्रवासी उसे भी कहा जाएगा, लेकिन उसको अगर देखा जाए तो उसको हम प्रॉपर तौर पर उत्प्रवासी के नाम से जानेंगे। इसी तरह प्रवसन के एक ही व्यक्ति अप्रवासी और उत्प्रवासी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब प्रवसन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया के आधार पर यह किया जाता है। तो एक आता है गांव से गांव, कि पूरे गांव के गांव का ट्रांसफर कर दिया जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या प्रॉपर तरीके से देखा जाए पूरा गांव कहां चला जाए, भाई विदेश चला जाए। गांव से नगर की ओर, जो लोगों का देखा उद्योग से जुड़ लेकर कुछ लोग क्या करते हैं, उद्योग के सिलसिले में गांव से कहां निकलते हैं, नगरों की तरफ, शहरों की तरफ जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, अप्रवासी के दायरे में आएंगे। नगर से नगर में, बिल्कुल कुछ लोग अपने नगर में रहते हैं, या और वो क्या करते हैं व्यवसाय के तौर पर, इस तरह नगर से नगर में, मान लीजिए आपका ऑफिस है और ऑफिस से आप कहां जा रहे हैं, दूसरे नगर में जा रहे हैं अपने काम से सिलसिले में, तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो भी आपका अप्रवासी का। और नगर से गांव की ओर, तो ऐसी जो सब कंडीशन जो बनती है, ये प्रवसन की प्रक्रिया के तहत आती है। आगे बात को अगर देखें, आगे बात को अगर समझें, तो आगे आता है प्रवसन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात आती है कि प्रवसन को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रतिकर्ष कारक होते हैं और एक होता अप्रकर्ष कारक। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से होते हैं। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बेरोजगारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर है रहन सहन की निम्न दशाएं, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये सभी बिंदुओं को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत रखेंगे। जबकि अगर बात करेंगे हम और बात की जाए अपकर्ष कारक की, तो कार्य के बेहतर अवसर के लिए हम यहां काम कर रहे हैं और यहां से मान लीजिए किसी शहर से दूसरे शहर में अच्छा मौका मिल रहा है, तो वहां क्या करेंगे, कार्य के बेहतर अवसर के लिए लोग वहां चले जाते हैं। रहन सहन की अच्छी दशाओं के आधार पर, शांति व स्थायित्व के आधार पर, जीवन संपत्ति की सुरक्षा के आधार पर, सॉरी बेटा, शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतर दशाओं के आधार पर और अनुकूल जलवायु, इन सभी को देखा जाए तो इनको अपकर्ष कारक के दायरे में रखा जाएगा। इसी के तहत अगर आगे आते हैं तो आगे हम समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो प्रवास का महत्व क्या है, क्या महत्व है इसका। महत्व को अगर देखेंगे तो आप कहेंगे प्रवास जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारक होता है और जनसंख्या के आकार को यह क्या करता है, प्रभावित करता है। बिल्कुल, मनुष्य और संसाधन के बीच संतुलन बनाने का क्या करता है, यह प्रवास करता है। और उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी का प्रदर्शन करता है, जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या के वृद्धि का प्रदर्शन करता है। जैसे कि दिल्ली या दिल्ली के आसपास का एरिया जो एनसीआर है, तो वहां पर अब ये कहेंगे गंतव्य स्थान जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जबकि उसके आसपास जो देखा जाए दूर दराज से लोग जो आ रहे हैं, वहां पर उद्गम स्थान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसी तरह जनसंख्या एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहां पर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया,
फिलिप एम हॉसर के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया और ग्रामीण शहर से क्षेत्रीय शहर में लोगों का देशांतर गमन जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। रोजगार के सिलसिले में लोग यहाँ प्रस्थान करते हैं। दूसरा, जनसंख्या डिस्प्लोजन की अगर बात की जाए तो ये प्रवास के अन्य कारक के दायरे में आएगा। इसमें क्या करेंगे, क्षेत्र के विभिन्न नृजातियों वर्गों के लोगों का निवास की प्रवृत्तियां इसके अंतर्गत आती। यहां जो प्रवास किया जा रहा है वो प्रवास रोजगार के सिलसिले में किया जा रहा है। यहां प्रवास जो किया जा रहा है जाति वर्ग के आधार पर किया जा रहा है, विशेष वर्ग के आधार पर किया जा रहा है। और जनसंख्या टेक्नोप्लोजन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें खोजों, आविष्कारों, तकनीकों के कारण रहन सहन में जो परिवर्तन होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इसमें रखा जाएगा। लोग खोज करने के लिए कहीं कहीं, जैसे मान लिया किसी बुक की आप पढ़ रहे हैं, उस बुक से रिलेटेड आपको कोई चीज नहीं मिली तो क्या करेंगे, आप किसी अन्य लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां नहीं मिलेगा तो कहीं और जाएंगे, तो वो खोज के लिए जाए कहलाया जाएगा, वो जनसंख्या टेक्नोप्लोजन के तहत आता है। जबकि जनसंख्या पेरिप्लोजन की अगर हम बात करें तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति जो आती है वो इसके अंतर्गत आती है, जिसकी बात हम कल की क्लास में करा था कि किस देश में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, किसकी जनसंख्या ज्यादा है, इसकी बात हमने कल की क्लास में करी थी। आगे आते हैं। अब आपके सामने पहला प्रश्न आया है, इस प्रश्न पर देखते हैं सबसे पहले आपकी क्या राय रहेगी, क्या प्रश्न का आंसर सबसे पहले कौन देता है। प्रश्न यह कह रहा है 1000 ईसा पूर्व में विश्व जनसंख्या कितनी थी। ये बिहार पीसीएस प्री 2017 में आपसे पूछा गया था। तो जल्दी से जवाब देंगे, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक हो सकता है। तो जल्दी से जवाब देंगे, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए 1000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। 1000 ईसा पूर्व से पहले की बात करें तो इसका एक आकलन नहीं किया जा सकता, आंकड़े सटीक नहीं बताए जा सकते। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक अधिक। तो सही आंसर जो होगा वो आंसर आपका ई होगा। क्योंकि इसके बारे में बात की जाए कि जनसंख्या का आकलन कैसे किया गया, किनके द्वारा किया गया, तो आप कह सकते हैं कीन गोल्डविक। कीन गोल्डविक थे, इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले अपनी राय रखी और इन्होंने तर्क दिया कि यह कहना मुश्किल होगा कि उस समय जनसंख्या कितनी थी। कोई कह सकता है 4 मिलियन थी, 5 मिलियन थी, 10 मिलियन थी, वो कितनी भी हो सकती है, उसका आकलन करना ना संभव है। तो आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो विश्व का सही आंसर आपका ई है, क्योंकि इस समय की बात करें तो विश्व की जनसंख्या लगभग 10 लाख 1 मिलियन थी, किंतु विद्वानों में लेकर अनेक मत हैं। जैसे कीन गोल्डविक ने इस दौरान विश्व की जनसंख्या 2 मिलियन, मैक हैवेडिग ने और जॉन्स ने 4 मिलियन, थॉमलिंसन ने क्या कहा 1 से 10 मिलियन होने की संभावना बताई। इस प्रकार विकल्प कोई भी सही नहीं बैठता, क्योंकि सभी विद्वानों की राय अलग अलग है। आगे आते हैं। यह प्रश्न है आपका बिहार पीसीएस प्री 2020 का, यह प्रश्न है आपसे। प्रश्न बन रहा है दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। ऑप्शन है आपके सामने संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन है आपके सामने मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक ऑप्शन बनेगा। तो क्या ऑप्शन बनता है, जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर ये वाला ऑप्शन रहेगा। तो जल्दी से आंसर दें कि इसका सही और सटीक आंसर क्या है। जी बहुत बढ़िया बेटा। तो देखिए अगर दिसंबर 2018 की बात करें या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखेंगे भारतीयों की आबादी सबसे ज्यादा पाई जाती है। यहां अगर हम देखें तो यहां आबादी लगभग 44 लाख के आसपास बैठती है, कि 44 लाख आबादी जो पाई जाती है वो लगभग भारतीयों की आबादी यहां पर पाई जाती है। जबकि बात संयुक्त अरब अमीरात की जाए तो हम ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा भारतीय जो पाए जाते हैं यहां पर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आपका संयुक्त अरब अमीरात आएगा, और संयुक्त अरब अमीरात में लगभग हम ये कह सकते हैं कि 34.2 लाख के आसपास भारतीय पाए जाते हैं। तो प्रथम स्थान हम ये कहेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और
फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे जो आएगा वो आपका संयुक्त अरब अमीरात आएगा, इसके बाद मलेशिया है, सऊदी अरब, ये देश आपके अंतर्गत आते हैं, या म्यांमार। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका डी, कि विश्व में संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में सबसे अधिक भारतीय हैं। दिसंबर 2018 तक अमेरिका में कुल भारतीयों की आबादी लगभग इतनी थी। भारतीय आबादी की दृष्टि से ये देखिए, शीर्ष 5 देशों की अगर हम बात करते हैं तो शीर्ष 5 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर आएगा, संयुक्त अरब अमीरात दूसरे नंबर पर है, मलेशिया तीसरे नंबर पर, सऊदी अरब आपका चौथे नंबर और 5वें नंबर पर आपका म्यांमार यहां पर आएगा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आइए अगले प्रश्न का देंगे। जीआईसी लेक्चरर 2017 का यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्व के आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित हो सकता है? पारिस्थितिकी विज्ञान होगा, आनुवांशिकी होगा, जनांकिकी होगा, या वायरस विज्ञान इसके अंतर्गत आना चाहिए? तो जल्दी से बताएंगे, बड़ा बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से फटाफट आंसर दें कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही और सटीक आंसर क्या बन सकता है। देखिए बात को जरा समझने की कोशिश करेंगे। जब यहां पर जनसंख्या और मानव समुदाय की बात हो रही है तो उनकी गुणवत्ता पर, परिमाण पक्षों के आधार पर जब उनका अध्ययन किया जाता है तो वो अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है? जनांकिकी के आधार पर किया जाता है। कल की क्लास में हमने इस पर काफी विस्तार से आपके साथ चर्चा करी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। करने का वेरी गुड बेटा, सी आंसर। तो सही आंसर है इसका सी, बिल्कुल राइट आंसर है कि जनांकिकी संख्या मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन के संबंधित है। यह जनसंख्या के गुणात्मक और परिणात्मक पक्षों के अध्ययन एवं विश्लेषण से संबंधित होता है और इसके अंतर्गत जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण और परिवर्तन और परिवर्तनकारी कारक, जैसे कहा जाए जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और सामाजिक गतिशील आदि का क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, लोक नागरीय सात्यता के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए। यूपी आरओएआरओ 2013 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। मैक्सिको में होना चाहिए, ब्राजील में, इंडोनेशिया, या आप कहेंगे भारत? तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है कि इसमें पूछा जा रहा है लोक नगरीय तात्पत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किया गया। कहां अध्ययन किया गया? जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर यह हो सकता है। जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का, देविका बेटा नमस्कार, करने का बेटा नमस्कार। हाँ, 4th का आंसर क्या आया है? मैक्सिको, बिल्कुल। अगर हम कहें कि भारत के बाद सबसे ज्यादा भारतीय शुरुआती दौर में देखा जाए, वर्तमान में तो यूएसए है, लेकिन भारतीयों में सबसे ज्यादा भारतीयों की अगर हम बात करेंगे तो वहां के कल्चर के अनुसार देखा जाए कि जैसा कल्चर हमारे यहाँ, उसके आधार पर लोक नागरिक सत्यता के आधार पर देखा जाए तो वो आपका क्या होगा? मैक्सिको आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर बनता है, क्योंकि वो उसी एरिया के आसपास का क्षेत्र है। आइए तो इसकी बात करें तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ए, लोक नागरीय सत्यता के विचार को अमेरिका के सांस्कृतिक मानव विज्ञान रॉबर्ट रेडफील्डर ने क्या किया था बेटा? विकसित किया था। ये अवधारणा इनके द्वारा की जाए मैक्सिको के मेरिडा, मुकेटन तथा ग्रामीण समुदायों के अध्ययन पर आधारित है। इसके माध्यम से रॉबर्ट रेडफील्ड ने पारस्परिक लोक समाज और शहरी समाज की व्याख्या की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि नगरीकरण की तीव्र गति, शहरी सुविधा तथा विशेषताओं ने शहरों और ग्रामों के अंतर को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। कि जो सुविधाएं हम कह सकते हैं शहर की सुविधाएं से वही सुविधाएं आजकल गांव में भी मिल रही हैं और बेहतर मिल रही हैं। यूपी आरओएआरओ मेंस 2013 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है रेडफील्ड तथा सिंगर के विचारों में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया गया है? लोक परंपरा से, अभिजात परंपरा से, बृहद परंपरा से, या लघु परंपरा से? इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि इसकी बात अभी मैं आपके साथ कर भी चुका हूं
तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। जी जल्दी से आंसर दें कि इसका सही और सटीक आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। जी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे अपने सभी साथियों में और जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या बन सकता है। देखिए बात को जरा समझने की आवश्यकता है। इन्होंने ये बताया था कि भाई शहरों की सुविधाओं का आकलन किया जाए तो वह सुविधा आपको गांव में भी मिल जाएगी। इसके आधार पर इन्होंने क्या करा, शहरी कल्चर और गांव के कल्चर में देखा जाए तो जो समानता है उसको क्या करा, या भिन्नता को देखा जाए तो भिन्नता को कम करा और समान रूप से देखा जाए दोनों कंडीशन दोनों जगह एक जैसी स्थिति समान तौर पर मिलती है। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर भी देखा जाए तो लगभग लगभग समानताएं अब वर्तमान में दिखाई दे रही हैं। तो इस आधार पर हम ये कहेंगे कि बृहत परंपराओं के तहत इन्होंने क्या करा, इसका अध्ययन किया। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर आपका सी आंसर बनता है, बिल्कुल राइट आंसर। आइए बात को जरा समझते हैं। तो व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है कि आंसर क्या होगा, इसका सी होगा। रेडफील्ड सिंगर के विचारों में प्राथमिक नगरीकरण को प्रक्रिया को बृहद परंपरा के विकास से क्या किया है, विशेषीकृत किया गया। इसके माध्यम से बताया गया कि शहरी सुविधाओं ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया जो आज तीव्र गति से बढ़ रहा है और इन्होंने नगरों के विकास को देखते हुए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शहरों का विचार भी प्रस्तुत किया जो नगरीकरण की प्रक्रिया और विकास को समझने में क्या करता है, सहायक होता है। तो आंसर आपका क्या है, सी आंसर है। इसी बात पर अगला प्रश्न आपके सामने है। यूपी पीसीएस प्री 2021 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। अच्छा प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसके तहत होगा। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। देखते हैं कि सही आंसर कौन देता है। जी क्वेश्चन नंबर, ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हुआ वो आंसर दिया बेटा आपने जरावत जी ने आंसर दिया 6 का बी, बिल्कुल सही आंसर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ये बिल्कुल राइट आंसर। इसके आधार पर डिसाइड किया गया कि वर्तमान में देखा जाए तो भारत का प्रथम स्थान जनसंख्या के आधार पर आया है, जबकि देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं चीन दूसरे नंबर पहुंच गया। बहुत सारी कंडीशन है। प्रजनन दर की बात करें तो भारत में लगभग लगभग 2.4 के आसपास बैठती है। तो ये देखेंगे तो ये रिपोर्ट जो जारी करता है वो कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर दिया बेटा आपने कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की जाती है जो प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है। अप्रैल 2023 में जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है वो लगभग 142.86 करोड़ बैठती है और जो चीन की है वो आपकी 142.57 करोड़ बैठती से अधिक है। भारत की प्रजनन दर देखिए 2 बैठती है, विश्व औसत देखी जाए तो 2.3 है। इस रिपोर्ट का शीर्ष विलियन लाइव्स इन फीड पॉजिटिविटी, और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी है, 8,045 मिलियन है। भारत पहले स्थान पर है, चीन उसके बाद, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर आबादी वाले देशों की लिस्ट में आता है। तो आंसर इसका क्या है बेटा, आपका बी आंसर बैठता है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आईएएस प्री 1993 का प्रश्न आपके सामने आता है। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है। 1993 का दौर था ये। तीसरी दुनिया में वृद्धि को, जनसंख्या में वृद्धि, जो वृद्ध है कि जनसंख्या में वृद्धि का होना, तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, तीसरी दुनिया में बड़े पैमाने पर संकट जन्य प्रव्रजन या सोवियत प्रव्रजनों की बाढ़। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही और सटीक लगता है, जरा बताएं कि इसका सही आंसर ये होगा। 1993 की बात करेंगे तो 1993 में उसके आसपास आप देखेंगे तो शीतकालीन दौर युद्ध का दौर चल रहा था। अमेरिका और रशिया के बीच में एक शीतकालीन वार चला था, अपना इकोनॉमिक्स में इसका पढ़ा होगा। तो वहां पर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं शीघ्र बढ़ रही नगरों की जनसंख्या कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स तौर पर व्यापार के पर्पज से लोगों का पलायन हो रहा था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर क्या बनेगा, बी बिल्कुल
सही और सटीक आंसर बनेगा। ठीक, आइए, बिल्कुल राइट आंसर है आपका बी कि नया जनसंख्या बम तीव्रता दुनिया की शीघ्र बढ़ रही नगरों की जनसंख्या से होता है। ये विकास की प्रक्रिया के साथ बढ़ते नगरीकरण की व्याख्या करता है और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 2023 में 8 अरब से अधिक जनसंख्याओं में 4.6 अरब लोग शहरों में रह रहे हैं, जो विश्व की 57% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका 2023 तक 60% तक पहुंचने का अनुमान है, लगभग ये पहुंच चुकी है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है बेटा? बी आंसर बैठता है। राजस्थान प्री 2003 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न कह रहा है विश्व बैंक के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? क्योंकि ये 2003 का प्रश्न है तो इसको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी समझने की कोशिश करेंगे। 7 बिलियन है, 6.5 बिलियन है, 6 बिलियन है या 5.5 बिलियन इसके अंतर्गत आएगा? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या बन सकता है। जी देखिए, अगर हम प्रश्न की बात करें तो उस दौर का तो आंसर आपका 6.5 बिलियन के आसपास बैठता है। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि वर्तमान में ये जनसंख्या कितनी है। तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2023 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी बैठती है? 8 बिलियन के आसपास बैठती है। तो वर्तमान में देखेंगे तो कितनी है? 8 है। और उसमें हम ये कहेंगे कि भारत प्रथम स्थान पर है, चीन दूसरे नंबर और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है। तो यहां पर देखा जाए तो बिल्कुल राइट आंसर आपका बी है प्रश्न के अनुसार। जबकि वर्तमान में देखा जाए तो 2023 में विश्व की जनसंख्या जो है 8045 मिलियन या 804.5 करोड़ या 8 अरब से अधिक मानी जा सकती है। इसके साथ भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है और आप ये कह सकते हैं चलिए चाइना जो है दूसरे नंबर पर है। यूपी लोअर पीसीएस मेंस 2010 का ये प्रश्न है यूडीए एलडीए का। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? इस समय 8 के आसपास है। 2024 ये दौर चल रहा है। 2050 में पूछी जा रही है कि लगभग कितनी हो सकती है। ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी, डी। तो जल्दी से आंसर देंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 9 का देखते हैं सही आंसर सबसे पहले कौन देता। जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग और इसी बात पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे और जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो अनुमान कितना है? 10 बिलियन बैठता है, 10 बिलियन। तो इसका राइट आंसर होगा यादव जी का बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, 10 बिलियन बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। आइए, तो व्याख्या बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2050 तक विश्व की अनुमानित जनसंख्या 10 बिलियन या अरब हो जाएगी। यूएनए की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट का 2022 के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9.7 बिलियन होने का अनुमान है, लगभग 10 अरब है। और 2023 में विश्व की जनसंख्या 8 अरब के आसपास है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईएएस प्री 2002 का प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान, रूस। निम्नलिखित देशों की जनसंख्या का बार घटता आकार क्रमशः क्या हो? घटते हुए आधार पर आपको बताना है कि इनका क्या क्रम बनेगा। ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी, डी के फॉर्मेट में। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या बन सकता है। जी जल्दी से आंसर दें, फटाफट देंगे आंसर, क्योंकि यह प्रश्न आपसे 2002 में पूछा गया। हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम बात करते हैं कि ब्राजील की जनसंख्या कितनी है, क्योंकि घटते हुए क्रम में हमें इनको रखना है, तो ब्राजील की जनसंख्या लगभग 216 के आसपास बैठती है। 216 मिलियन के आसपास बैठती है। कितनी? 216 मिलियन। क्योंकि हमें ये आंकड़े तो कुछ याद करने ही पड़ेंगे, इनकी याद करने की आवश्यकता है। जबकि अब हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की बात करेंगे तो इंडोनेशिया की लगभग 277 मिलियन के आसपास आपकी बैठती है। यहां तक बात क्लियर? 10 का आंसर दिया है बेटा यादव जी ने बी आंसर।
बी आंसर दिया है भाई इन्होंने कि इसका आंसर बी होगा। अच्छा, चलिए बात करते हैं। जबकि रूस की बात करें, क्योंकि हम बात वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी करेंगे, तो रूस के कितनी है, लगभग 144 के आसपास है। और हमने कल पढ़ा था कि जापान को देखा जाए तो जापान में 30% बुजुर्ग लोग पाए जाते हैं। उस आधार पर जापान की जो जनसंख्या है वो लगभग 123 मिलियन के आसपास बैठती है। अब इस आधार पर इस ऑप्शन को मैच करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे 2002 में पूछा गया, उस प्रश्न के आधार पर हम करेंगे तो आंसर हमारा सी बैठता है। लेकिन अब इसको घटते क्रम में अगर रखेंगे, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, नंबर 2 आएगा, फिर नंबर 1 आएगा, फिर आपका नंबर 4 आएगा और फिर नंबर 3 आएगा। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी आंसर क्या बनता है आपका, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। मैं मानता हूं यहां तक बात कोई डाउट नहीं रहा होगा, सब बातें क्लियर है। आइए तो यहां बात को जरा समझते हैं। तो व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है कि आंसर आपका सी है और ये क्रम आपको दिया हुआ है। इंडोनेशिया की जनसंख्या इतने मिलियन है और इनका जनसंख्या घनत्व कितना है, 153 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बनता है। इसी तरह ब्राजील की जनसंख्या ये है और इसका जनसंख्या घनत्व 26 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। रूस की जनसंख्या लगभग 144.4 मिलियन है और इसका जनसंख्या घनत्व 9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बैठता है। जबकि जापान की जनसंख्या 123.3 है और जनसंख्या घनत्व लगभग 338 प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर आकलन किया जाता है, जिसकी बात हमने कल की थी। यूपीपीसीएस प्री 2008 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है विश्व के निम्नलिखित देशों को उनकी जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में, किस क्रम में बात हो रही है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या बनेगा। देखते हैं कि सबसे पहले कौन आंसर देगा कि इस प्रश्न का सही आंसर ये हो सकता है। जी जल्दी से आंसर देंगे, देखते हैं इस बार गलत नहीं होना चाहिए कि इस प्रश्न का आंसर ये होगा। जल्दी से कल हमने चर्चा करी थी कि विश्व के 10 देशों की मैंने आपको जनसंख्या लिखवाई थी। मैंने कहा था कि 10 देशों की जनसंख्या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कितनी बैठती है। तो अभी मैंने आपको ब्राजील की जनसंख्या बताई कि ब्राजील की जनसंख्या लगभग भाई 216 मिलियन के आसपास है। अभी आपके साथ आकलन करा था, तो उस आधार पर आप आकलन करके देखिए। भाई इंडोनेशिया की बताई कि लगभग 277 मिलियन के आसपास आपकी बैठती है। जबकि नाइजीरिया की बात करेंगे तो लगभग 213 मिलियन के आसपास बात करेंगे। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को तो हम भारत यूपी मान के चल सकते हैं, तो यहां पर हम लगभग मान के चलें 240 के आसपास बैठती है। अब यहां पर आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं और ऑप्शन मैच करने पर देखेंगे तो आपका सही आंसर जो बैठ रहा है वो ऑप्शन बैठेगा आपका बी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर होगा इस परिप्रेक्ष्य में। तो इसके आधार पर 2008 के अनुसार वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आइए बात को समझते हैं। देखिए बेटा, तो प्रश्न के अनुसार आंसर इसका बी है, जनसंख्या आकार का अवरोही क्रम ये बनता है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में 5 देश कौन कौन से हैं, भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आते हैं आपके। विश्व जनसंख्या स्थिति 2023 के अनुसार एशिया में विश्व की 59 से लेकर 60% तक जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। और इसके साथ ही विश्व की सघन जनसंख्या भी यहीं पाई जाती है, क्योंकि कल बताया था 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री, 20 से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य में सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है, वो भी आपके पूर्वी एशिया के क्षेत्र में। यूएनएफपीए की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 10 देशों की अगर हम बात करें, ये बात हमने कल भी आपके साथ करी थी, तो पहले नंबर पर आपका भारत आता है जिसकी पॉपुलेशन आपकी ये बैठती है। दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर यूएसए है, इंडोनेशिया का नाम आता है, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको है। ये क्रम जरूर याद रखना है, ये क्रम जरूर याद रखना है, यहां से प्रश्न बनेगा, हर हालत में बनेगा। और फिलहाल शुरू के ये टॉप 10 देशों के क्रम जरूर याद रखिए पॉपुलेशन में, यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। यूपी पीसीएस मेंस 2010 में ये प्रश्न आपके लिए बना था, निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक। अभी हमने चर्चा करी 10 देशों को लेकर और उसके आधार पर अब आपसे प्रश्न यहां बन रहा है और इस प्रश्न के आंसर की मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर जरूर देंगे।
तो जरा बताइए किसकी जनसंख्या सर्वाधिक बढ़ती है? फटाफट आंसर दें, किसका सही और सटीक आंसर कौन सा बनेगा? जी, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 आ गया है। 12 का देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर दें, कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं देगा। जल्दी से आंसर दें कि इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। बहुत सही, किस रावत जी ने आंसर दिया 12 का सी की बात करें इंडोनेशिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर इंडोनेशिया होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया था 277 मिलियन के आसपास यहां पर जनसंख्या बनती है 30 देशों के आधार पर, और हमने बात करी थी 277 मिलियन के आसपास यहां पर जनसंख्या बनती है। बहुत बढ़िया, यादव जी का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि शीर्ष 10 देशों की जनसंख्या हमें याद होगी। अगर यहां से प्रश्न आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। और यहां पर अगर आप देखें तो 2023 में इतने करोड़ जनसंख्या कहां की है भाई? इंडोनेशिया की। और कुल जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या का विश्व देखें तो 3.45% बैठता है पूरी विश्व की जनसंख्या का, अगर परसेंटेज यहां पर आकलन किया जाए। जनसंख्या घनत्व 153 प्रति वर्ग मिलीमीटर। तो अन्य देशों की बात करें तो अन्य देशों की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि कहां पर कितनी है। आइए इस प्रश्न का आंसर देंगे। आईएएस प्री 2008 में यह प्रश्न आपके लिए बना था। कह रहा है जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं? अब तो याद हो गया होगा भाई, टॉप 10 देशों को हमने पढ़ा जनसंख्या के आधार पर। अब भारत और चीन का तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि भारत का भी पहला स्थान है और चीन का दूसरा स्थान है। अब हमें यह बताना है उसके बाद कौन सा होगा। प्रश्न आपसे 2008 में पूछा गया है, लेकिन मैं इसकी उम्मीद करूंगा कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी आप इसका आंसर जरूर देंगे कि आंसर क्या बनेगा। ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, कनाडा, मलेशिया, रूस या नाइजीरिया। तो जल्दी से फटाफट आंसर देंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या बनेगा। रावत जी ने आंसर दिया 13 का बी आंसर। बाकी लोग भी आंसर दें, भी जल्दी से आंसर देंगे। बिल्कुल सही आंसर कि सर इंडिया का पहला है, चाइना का दूसरा है, यूएसए तीसरे नंबर पर आता है, और इंडोनेशिया की बात की जाए तो ये आपका चौथे नंबर पर आता है। तो भारत और चीन के बाद अगर हम बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका और आपका इंडोनेशिया का नाम आता है। बिल्कुल बेहतरीन आंसर दिया कि आंसर इसका बी होगा। और जनसंख्या के घटते क्रम में बात करें चीन और भारत के बाद तो बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया की बात करें तो ये अपना तीसरा और चौथा स्थान रखते हैं। आइए अगले प्रश्न पर, और ये प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस 2011 में। ये प्रश्न आपके लिए आया, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, मिस्र, इथोपिया, नाइजीरिया या दक्षिण अफ्रीका है। प्रश्न 2011 का है। जल्दी से बताएंगे कि प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। जी जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा है? 14 का आंसर दें कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे और इसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखें। भाई अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति थोड़ी सघन बनती है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या का तो महत्व है, लेकिन आर्थिक तौर पर देखा जाए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए, सामाजिक तौर पर देखा जाए, एजुकेशन के तौर पर देखा जाए तो थोड़ा सा ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आया, बच्चों ने दिया सी, नाइजीरिया। बिल्कुल राइट आंसर नाइजीरिया बनता है। और नाइजीरिया की अगर वहां जनसंख्या की बात करते हैं तो लगभग 223 मिलियन के आसपास यहाँ पर 223 मिलियन के आसपास यहाँ पर जनसंख्या बैठती है। जिसकी राजधानी की बात करें तो अबुजा यहाँ की क्या है? राजधानी है। तो राजधानी कहाँ है इसकी? अबुजा इसकी राजधानी भी है। तो फिलहाल प्रश्न का राइट आंसर आपका सी आंसर बनेगा। बिल्कुल राइट आंसर दिया कि अफ्रीका सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में नाइजीरिया है। इसकी जनसंख्या इतने मिलियन है और भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए तो इतने वर्ग किलोमीटर बैठता है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 246 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बैठता है। इसकी राजधानी क्या है? अबुजा है। तथा सबसे बड़ा शहर जो देखा जाए वो लागोस है। और इसकी आधिकारिक भाषा जो कैसी भाषा है? अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका का देश है जो साहिल क्षेत्र के उत्तर में अवस्थित है। तो फिलहाल आपसे पूछा गया कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से हैं, किस शहर में है, तो देश में है, तो आंसर क्या है आपका? नाइजीरिया। आइए अगला प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2015 में आपके लिए पूछा गया था
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 2012 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक पाई गई थी? मार्शल द्वीप, डोमिनिका, सेंट किट्स या मोनाको? जल्दी से बताएंगे। 2012 के आंकड़ों के अनुसार पूछा गया प्रश्न और ये प्रश्न आपसे चर्चा की गई 2015 में, तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बन सकता है जी। तो देखिए 2012 के आवारे के आंकड़ों के अनुसार अगर हम चलेंगे तो इसका सही आंसर होगा डोमिनिका। इसका सही आंसर क्या होगा? डोमिनिका। इसकी जनसंख्या देखी जाए सर्वाधिक यहाँ पर पाई गई थी। आइए बात को इसको समझते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पुराना प्रश्न बन रहा है, तो व्याख्या बिल्कुल राइट आंसर इसका भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ 2012 के अनुसार अगर देखें तो डोमिनिका देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। डोमिनिका वर्तमान में देखा जाए तो जनसंख्या 73,058 है और इसके कुल भूभाग का क्षेत्रफल देखा जाए तो मात्र 750 वर्ग किलोमीटर बैठता है। इसी तरह जनसंख्या घनत्व यहाँ का कितना है? 97 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम ये कह सकते हैं 1 किलोमीटर में 97 लोग निवास करते हैं और यहाँ की 75% जनसंख्या कैसी है? नगरीय जनसंख्या है। अन्य द्वीपों की जनसंख्या की बात करें, जैसे हमें ऑप्शन में दिए गए हैं, सेंट किट्स एंड वेनिस की बात करेंगे तो 47,760 बैठती है। आपकी मार्शल द्वीप की बात करेंगे 42,018 और आपके मोनाको की बात करेंगे 36,267 के आसपास बैठती है। आइए प्रश्न अगला है आपके सामने, यूपी लोअर प्री 2002 और 2003 का ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें वर्ष 1990 और 2000 के दौरान जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है? जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? न्यूनतम रही है, कम रही है? ऑप्शन है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। जल्दी से बताएंगे। कल की क्लास जिसने की है, नहीं की है तो कल की क्लास जरूर देखेंगे और उसके बाद इन प्रश्नों के आंसर बिल्कुल सटीक तौर पर आप दे पाएंगे। तो देखिए जनसंख्या न्यूनतम जो रहने की बात की जाए तो हम उस आधार पर अगर हम बात करेंगे तो आंसर होगा आपका इस ऑप्शन में यूरोप। इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर बनेगा कि यूरोप की वही सबसे कम है। सबसे ज्यादा मानी जाएगी तो सबसे ज्यादा हम अफ्रीका को रखेंगे कि अफ्रीका की सबसे ज्यादा है और यूरोप की क्या है? सबसे कम है। आइए इसके आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़ों को जरा समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखें तो यूरोप वर्ष 1990 से 2000 के दौरान जनसंख्या न्यूनतम रही। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार महाद्वीपों की जनसंख्या वृद्धि दर का विवरण देखा जाए तो अफ्रीका का कितना था? 2.51% था और ये कितना हो गया? 2.3%। इसी आधार पर एशिया की बात करेंगे तो आपका 0.92% है, तो 0.6% रह जाता है। ऑस्ट्रेलिया 1.27%, ये आपका 1 के आसपास है। उत्तरी अमेरिका आपका 0.65% और ये 0.5% है आपका 2022 में। दक्षिणी अमेरिका में बात करेंगे तो 0.87 और यहाँ पर ये कितना आ जाता है? 0.6। जबकि यूरोप को देखा जाए तो ये सबसे कम है 0.12 और यहाँ रह जाता है मात्र ये 3%। बेहतरीन, सभी के आंसर सही, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर था। आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं कि सबसे पहले कौन देगा। यूपीआरओ मेंस 2014 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित महाद्वीपों में किस वर्ष 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। महाद्वीपों में किस वर्ष 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? किसका था? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? तो देखते हैं किसने पिछले प्रश्न पर विशेष तौर पर ध्यान दिया और वो आंसर अब दे पाएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आया, रावत जी का आंसर आया है जी बी। देखते हैं कि बी आंसर है भी या नहीं जी। सभी लोग आंसर दें जो इस समय है लाइव और जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये कितना है? वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 3,790 मिलियन के आसपास बैठता है। ठीक, आइए तो 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है भाई? आपका उत्तरी अमेरिका का है। वर्तमान में देखा जाए तो 2023 में जनसंख्या घनत्व लगभग 379 के आसपास बैठता है। तो विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना बैठता है? 4.7% के आसपास है। इसका कुल क्षेत्रफल इतना है और वर्ग किलोमीटर में आता है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कितना है? मात्र 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और इसी महाद्वीप का सर्वाधिक
जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें आता है। प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो प्रश्न का आंसर आपका बी रहता है। यूपी लोअर पीसीएस 2013 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे या रूस? तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। अपना आकलन करेंगे कि प्रीलिम्स में क्या है आपकी तैयारी, तो जल्दी से बताएं कि इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर ये ऑप्शन होगा। देखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? कनाडा। कनाडा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा का जनसंख्या घनत्व 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास बैठता है। तो आंसर आपका यही है, दिए गए क्रम में बात की जाए तो कनाडा है। इसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग इतने बैठती है और यहाँ की 81.4% जनसंख्या कैसी है? नगरीय जनसंख्या है। इसी तरह कनाडा की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना बैठती है? 0.48% के आसपास है और इसकी कुल भूमि का क्षेत्रफल जो है वो इतने वर्ग किलोमीटर है। अन्य देशों की जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो रूस का 9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, नॉर्वे का 18 है और फिनलैंड की बात करेंगे तो ये 18 के आसपास बैठता है, जो दोनों देशों का सामान्य तौर पर है। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि यूपी पीसीएस प्री 2018 8 में पूछा गया, 9 में पूछा गया, 3 में पूछा गया। यूपी लोअर पीसीएस 2002 में पूछा गया। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 में पूछा गया। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? बांग्लादेश, भारत, मालदीव या आप कहेंगे श्रीलंका? तो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कि इसका सही और सटीक आंसर ये है जी। जल्दी से बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर सर ये वाला ऑप्शन हो सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, अपने सभी साथियों को जोड़ेंगे 8 बजे कि भाई ज्योग्राफी के लिए आना है 8 बजे। प्रीलिम्स पॉसिबल अरिहंत की जो आपके लिए बेहतरीन श्रृंखला चल रही है, प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से, इस श्रृंखला के साथ जुड़ेंगे अपने प्रीलिम्स को बेहतर करने के लिए और साथ में ये बुक अपने पास रखेंगे ताकि आपके जो डाउट है और बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। तो ठीक है, ये बुक कहां से मिलेगी? नजदीक के बुक स्टोर से आपको मिल जाएगी। ये सभी कुछ आपको इस बुक के द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक, जल्दी से जवाब देंगे कि इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। तो यहां बात अगर हम करें तो सही आंसर होगा आपका मालदीव, कि मालदीव सबसे घने बसे के तौर पर आता है। मालदीव का अगर हम देखेंगे तो 1737 के आसपास बैठता है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर सबसे ज्यादा 1700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बैठता है, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में लगभग इतने लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो यहां पर बात करेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर आपका सी, जो आपने सही दिया कि दक्षिण एशिया का सबसे घना वाला देश कौन सा है? आपका मालदीव। इस महाद्वीप के हिंद महासागर में स्थित है और कुल जनसंख्या जुलाई 2023 के अनुसार इतनी है लगभग। यहाँ की 38.5% जनसंख्या कैसी है? नगरीय है। और अन्य देशों का जनसंख्या घनत्व में भारत का थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश में 1329 और आपका श्रीलंका में 349 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास बैठता है। प्रश्न है आपके सामने यूपीपीसीएस मेंस 2010 का ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, एक तरफ कथन दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको कारण दिए गए हैं। कह रहा है जनसंख्या के निम्न घनत्व वाले क्षेत्र प्राय जनाधिक्य वाले क्षेत्र होते हैं। कारण दिया, उनकी धारक क्षमता कम होती है। इस आधार पर आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है प्रॉपर तौर पर सही बैठ सकता है। AR दोनों सही है, OAR की सही व्याख्या कर रहा है। AR दोनों सही है परंतु AR की सही व्याख्या नहीं कर रहा। A सही है किंतु R गलत है। A गलत है किंतु R सही है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है जी। तो यहां बात करें तो आपने आंसर दिया बेटा डी आंसर दिया, बिल्कुल, क्योंकि जनसंख्या के घनत्व वाले क्षेत्रों को प्राय जनात्विक
वाले क्षेत्र के, नहीं जनात्विक नहीं, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के आधार पर इनका आकलन किया जाता है कि जनसंख्या घनत्व का जो आकलन किया जाता है वो प्रति व्यक्ति, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हम कह सकते हैं, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लिख दें तो ज्यादा, प्रति वर्ग किलोमीटर, इस तरह से उसका आकलन किया जाता है, न कि तो पहला स्टेटमेंट तो कथन तो आपको गलत दिया हुआ है। इनकी धारक क्षमता कम होती है, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल राइट आंसर जो बनेगा वो आपका डी, डी बिल्कुल राइट आंसर है। बेहतरीन आंसर दिया आपने, डी बिल्कुल सही आंसर, ए गलत है किंतु आर आपका सही है। जनसंख्या के निम्न घनत्व वाले क्षेत्रों में जनात्विक वाले क्षेत्र नहीं, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को, देखिए यहां लिखा है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जब कम क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है तब वहां जन घनत्व अधिक होता है और छोटे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक धारण करने की क्षमता कम होती है। वहीं बड़े भूभाग में अधिक लोगों की समायोजित करने की क्षमता ज्यादा होती है। भाई छोटे क्षेत्र में ज्यादा लोग आ जाएंगे तो वहां पर कहना चाहिए जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और क्षेत्र ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व कम हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न है आईएएस प्री 1994 का एशिया के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कैसी है, अधिकतम है। एशिया की बात कर रही है और एशिया को हमने कल देखा था और उस आधार पर देखेंगे दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया की जनसंख्या के आधार पर उनका आकलन जो करा था 5 तरीके से करा था, 5 भागों के आधार पर किया था। तो इस आधार पर बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। हाँ बेटा, देखते हैं सही आंसर कौन देता है कि इस प्रश्न का सही आंसर सर ये वाला ऑप्शन रहेगा। जल्दी से फटाफट दीजिए। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए क्योंकि एशिया की बात करें और हमने कहा था एशिया का पूर्वी भाग को प्रॉपर तौर पे लिया जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन मध्य एशिया को सबसे सटीक माना जाएगा क्योंकि इसमें पूर्वी एशिया ऑप्शन दिया नहीं। तो सही आंसर क्या मानेंगे आपके, मध्य एशिया बिल्कुल सही आंसर होगा कि मध्य एशिया में वृद्धि दर जो है वहां पर अधिकतम पाई जाती है। अगर आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात को देखेंगे तो आंकड़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एशिया में, मध्य एशिया में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार देखकर और वर्तमान में एशिया के विभिन्न भागों की जनसंख्या की वार्षिक दर का वितरण दिया जाए तो अगर ये क्षेत्र है और जनसंख्या 2015 और 2020 और 2022 के आधार पर देखें तो मध्य एशिया में 1.6% और यहाँ कितनी हो रही है आपकी 1.5%। आंकड़े जरूर याद करके जाना। पश्चिम एशिया की बात करें तो 1.6 और इधर आपकी 2022 में 1.5। दक्षिण एशिया में बात करेंगे 1.2% वृद्धि दर है और यहाँ वृद्धि दर 2022 में 0.9 बैठती है। जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करेंगे तो 2015 से 2020 तक की बात करेंगे तो 1.05% है और जबकि यहाँ आकर आपके आंकड़े 0.8% के आसपास बैठते हैं। तो हम इस आधार पर यह कह सकते हैं कि मध्य एशिया में क्या है, सबसे ज्यादा है। यूपीपीसीएस मेंस 1999 का प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर किसमें है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है, जापान है, आपका फिलीपींस है या आपका सिंगापुर आएगा। तो जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे और 1999 के अनुसार भी देखेंगे तो जल्दी से बताएंगे कि सही आंसर क्या बन सकता है। जी देखिए पुराने आंकड़ों की बात करें तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 2015 के आसपास या 2020 के आसपास देखेंगे तो उस दौर में भी बात करें तो फिलीपींस का ही था, 1.41% वृद्धि थी। और इसको अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें 2025 के या 23-24 के आसपास के आंकड़े देखेंगे तो वर्तमान में जो बैठ रही है तो वर्तमान में आप ये कहेंगे कि ये 1.3% के आसपास बैठ, तो वर्तमान में भी यही है। और प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो प्रश्न के अनुसार भी आपका सी ही आंसर बैठता है। तो ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों पर विशेष ध्यान देंगे आप सभी लोग। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सी, फिलीपींस की उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है और वर्तमान में इनकी जनसंख्या लगभग इतनी है जो विश्व की कुल जनसंख्या का 1.46% है।
इनका जनसंख्या घनत्व कितना बैठता है, 349 बैठता है प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार देशों की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर का आकलन इस तरह से किया गया कि फिलीपींस में आपकी 2015 से 2020 तक की बात करें तो देखिए 1.41% बैठती है, जबकि इधर आते हैं तो आपकी 1.3% है। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो 1.14%, और इधर आएंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई 2020-2025 के बीच का आकलन करें तो आपका 1% मात्र बैठती है। सिंगापुर की 2015-2020 में आपकी 0.90% थी, और यहां पर आपकी 0.8%। जबकि जापान की बात करेंगे तो 0.24% बैठती है 2000 तक, और 2020 से और 2025 की बात करेंगे तो आपकी 0.4%, और ये परसेंटेज जो आपका 2020 तक के आंकड़े हैं 2015 और 2020 के आधार पर। तो फिलहाल प्रश्न का आंसर क्या हुआ आपका, फिलीपींस बिल्कुल राइट आंसर। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न आपके लिए। बताइए जरा, दक्षिणी अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? अच्छा प्रश्न है आपके लिए। बोलीविया होना चाहिए, कोलंबिया होना चाहिए, इक्वाडोर होना चाहिए, या वेनेजुएला होगा? जी जल्दी से बताएं, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। और इस प्रश्न का देखते हैं कि सबसे सटीक आंसर कौन देगा, कि सर इसका सबसे सटीक आंसर ये बैठता है। जी सबसे घना बसा देश, यहाँ पर घना बसा मतलब जहां पर प्रति व्यक्ति आए घन जनसंख्या घन देखा जाए तो सबसे ज्यादा बैठता है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 कि 23 का सही आंसर क्या बनेगा? जी जल्दी से बताएंगे कि सर इसका आंसर लगभग ये बैठेगा। देखिए तो इसका सही आंसर है आपका इक्वेडोर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया कि इक्वेडोर इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तब भी आपका इक्वेडोर ही बैठता है। बिल्कुल राइट आंसर कि दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? इक्वेडोर। इसकी कुल जनसंख्या इतनी है जो विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना बैठती है? 0.23% बैठती है। इसकी जनसंख्या जो देखी जाए तो 64.2% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार इक्वेडोर की जनसंख्या घनत्व कितना था? 72 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अन्य देशों में बात करें तो बोलीविया में 11 आती है, कोलंबिया में 46 और वेनेजुएला में 31 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास बैठती है। तो ऑप्शन में देखा जाए कि सबसे ज्यादा घना बसा देश कौन सा है तो वो आपका इक्वेडोर आपका आता है। यूपीपीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग अनुपात 2011 के सही अनुक्रम को आरोही क्रम में दर्शाता है? प्रश्न अच्छा है, जरूर लगाएं। भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, चीन, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, या बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और चीन। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या बनेगा? आपसे लिंग अनुपात 2011 के अनुसार इनको अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका अवरोही क्रम में जब लगाया जाएगा तो क्या क्रम बनता है। तो इसको अगर हम बात करेंगे तो आप 2011 के अनुसार भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और चीन ये क्रम आपका बैठेगा, क्योंकि बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 98.3 के आसपास बैठता है लिंग अनुपात, जबकि पाकिस्तान की बात करेंगे तो 101 के आसपास बैठता है। भारत के आंकड़ों की बात करेंगे तो उस दौर में बात करेंगे तो 104.2 के आसपास, और चीन का जो सबसे ज्यादा बैठेगा 106 लिखते हैं, 106.6 के आसपास बैठता है। 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के आधार पर इनका आकलन अगर किया जाए तो फिलहाल प्रश्न का सही आंसर जो बैठेगा वो ये बैठेगा। और यह आकलन हमने कितने व्यक्तियों पर करा है? 100 व्यक्तियों के आधार पर, 100 महिलाओं के आधार पर किया गया। देखिए ये रहा आंकड़े आपके सामने। तो इसका सही आंसर है आपका डी, और डी आंसर ये कह रहा है कि प्रश्न अनुसार विश्व का सही आंसर इसका डी होगा। वर्तमान संदर्भ में बदलाव आए हैं। वैश्विक स्तर पर लिंगानुपात की गणना 100 महिलाओं पर पुरुषों की जनसंख्या के संदर्भ पर किया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार दिए गए लिंग अनुपात इस प्रकार हैं जो मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश पर देखा जाए तो 98.3 आता है, पाकिस्तान में 101.8 आएगा, चीन में 104.2,
और भारत की बात करें तो 106.6 के आसपास बैठता है। तो सही आंसर जो बना वो आंसर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न है आपके सामने यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है विश्व में लिंग अनुपात घटने का डर भविष्य में निम्न के बढ़ने से है। किस चीज के बढ़ने से है? शहरीकरण के, जीवन प्रत्याशिता, लिंग निर्धारण के परीक्षण या महिलाओं का स्तर। जल्दी से बताएंगे, प्रश्न आपसे 2004 में पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होता है। जी भाई, हमारे समाज की बात करें तो हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज की श्रेणी में आता है। तो उस श्रेणी में देखा जाए तो लिंग निर्धारण के परीक्षण के आधार पर भविष्य में यह कंडीशन होने की संभावना बनती है। कई देशों में इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, जैसे भारत इसमें आता है। तो फिलहाल सही आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर इसके तहत आता है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा सी। विश्व में लिंग अनुपात घटने का डर भविष्य में लिंग निर्धारण परीक्षण के बढ़ने से है, क्योंकि इसमें लिंग भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। लोग लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। पुरुष प्रधान समाज में विशेषकर लड़कियों को भ्रूण हत्या के माध्यम से मार दिया जाता है। इनका सबका प्रभाव आने वाली जनसंख्या के लिंग अनुपात पर पड़ता है और विश्व के कई देशों में लिंग अनुपात में बहुत अंतर देखने को स्पष्ट तौर पर मिलता है। बिल्कुल यादव जी, बिल्कुल सही आंसर। यूपी लोअर प्री 2004 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए कि सही क्या बनेगा। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बनता है। जल्दी से, जनसंख्या को आपको धर्म के आधार पर व्यवस्थित करना है और किस क्रम में रखना है? अवरोही क्रम में इसको लगाना है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जी, ये वाला ऑप्शन सबसे पहले बने। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि विश्व में जनसंख्या कितनी, 2020 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या आती है वो आपकी आती है ईसाई। ईसाई की अगर हम बात करेंगे कि ईसाइयों की जनसंख्या, ईसाइयों के धर्म के आधार पर जनसंख्या कितनी बैठती है, तो पूरे विश्व का अगर हम आकलन करते हैं तो 2.38 बिलियन के आसपास बैठती है। जबकि ये पहले नंबर पर आते हैं और दूसरे नंबर पर हम देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आपके मुस्लिम आते हैं। इनकी जनसंख्या पूरे विश्व के आकलन के अनुसार देखा जाएगा तो 1.9 बिलियन के आसपास बैठती है। जबकि तीसरे नंबर पर आपके हिंदू आएंगे और इनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 1.16 बिलियन के आसपास बैठती है। बौद्ध धर्म की बात करें तो ये बहुत कम रह गया है, क्योंकि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत को माना जाता है और भारत से बौद्ध धर्म लुप्त की कगार पर आ चुका है। तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में हम ये सिर्फ ये कहेंगे ना के बराबर 500 या 507 के आसपास कहते हैं, थोड़ी बहुत ना के बराबर पड़ती है। तो ये जनसंख्या यहाँ पर बैठती है। तो फिलहाल ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन आपका बी आंसर बिल्कुल सही और सटीक बैठता है। तो ये आपके आंकड़े हैं, तो इस क्रम के आधार पर देखेंगे तो ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही बैठते हैं। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न आईएएस प्री 2002 में आपसे पूछा गया था। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन देशों की साक्षरता की स्थिति के आधार पर इनको घटते हुए क्रम में लिखाइए कि साक्षरता के आधार पर इनका घटता हुआ क्रम क्या रहेगा, कि सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर, सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पाई जाती है। इसको हम थोड़ा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पाई जाती है? आपके श्रीलंका में सबसे ज्यादा साक्षरता पाई जाती है, जो लगभग हम ये कह सकते हैं 92% के आसपास आती है। जबकि दूसरे नंबर पर आपका बांग्लादेश आएगा, दूसरे नंबर बांग्लादेश। तो यह ऑप्शन के आधार पर अगर हम देखें तो सही आंसर जो बनेगा वो आंसर, अगर पिछले क्वेश्चन के अनुसार चला 2002 के अनुसार, तो ऑप्शन आपका क्या है? फिलहाल सी आंसर इसका बैठेगा अगर क्वेश्चन के अनुसार चला जाए। तो इसका सही आंसर क्या है? फिलहाल सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये आंकड़े जरूर याद रखेंगे कि ये आपका 92 है, बांग्लादेश 65 है,
भारत 74% है और आपका पाकिस्तान 58% के आसपास बैठता है। तो ये आंसर आप वर्तमान के आंकड़े जरूर याद रखेंगे, उन आंकड़ों की हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना अनुमानित प्रतिशत 2016 में नगरीय अधिवासों में निवास करता है या करता था? 53.5%, 54.5%, 55.5% या 56.5% इसका आंकड़ा होगा। जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। देखिए, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तो हम ये कहेंगे कि लगभग 57% इसका आंकड़े होने चाहिए वर्तमान के आधार पर। लेकिन प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो प्रश्न के अनुसार उस समय कि 2017 में पूछा गया तो आंसर होगा 54.5% के आसपास बैठता है। ठीक, तो फिलहाल वर्तमान में कितना है आपका, ये है। तो 2016 की जनसंख्या में देखा जाए तो आपका इतना बैठता है। वर्तमान में विश्व का लगभग 57% नगरीय जनसंख्या है, जो 2023 में 2030 तक 60% होने की संभावना बन जाती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2030 तक विश्व की नगरीय जनसंख्या लगभग 60.4% तथा वर्ष 2035 तक की अगर हम बात करेंगे तो 62.5% होने का अनुमान बनता है। हमें फिलहाल वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखना है, तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये कहेंगे कि 57% है। प्रश्न को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, यूपीपीसीएस प्री 2008 का यह प्रश्न आपके सामने बनता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में शिफ्ट हो जाएगी वो कितनी है? 70% की बात हो रही है भाई। 2035 तक की अगर हम अपनी बात करी तो 2035 तक लगभग 62% जनसंख्या शिफ्ट हो रही है। तो 2040 तक, 2050 तक, 2060 तक या 2070 तक होगा। 29 का आंसर देंगे कि 29 का सही आंसर क्या हो सकता है जी? अजय, बिल्कुल बेटा, प्रश्न आपके सामने है 29 कि 29 का आंसर देंगे। तो 29 के अनुसार देखें, क्योंकि 2035 के आंकड़ों में हमने देखा कि 2035 तक लगभग 62% जनसंख्या होगी। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि 2050 तक हम ये कह सकते हैं कि 70% आबादी जो है वो नगरों में प्रॉपर तौर पर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या रहेगा आपका? बी आंसर रहता है। तो व्याख्या बिल्कुल क्लियर है बी के अनुमान के अनुसार विश्व की 70% जनसंख्या 2050 तक क्या हो जाएगी? नगरों में प्रॉपर तौर पर शिफ्ट हो जाएगी। वर्तमान जनसंख्या 2023 के अनुसार विश्व की लगभग जनसंख्या 8 अरब से अधिक हो जाएगी और 4.6 अरब जनसंख्या नगरों में निवास करती है, जो कुल जनसंख्या का 57% है। हालांकि वर्तमान में देखा जाए तो 2030 तक 60% और प्रेजेंट में कितनी है? 57% जनसंख्या नगरीय निवास करती है। अजय जी का आंसर बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। आइए इसी बात पर अगला प्रश्न आपके सामने है, 2030 का प्रश्न है। 2017 आईएएस प्री 2017 का यह प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। आईएएस का प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। जरा सा गलत पड़ा, क्वेश्चन गलत। बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र प्रवास की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? स्टार प्रवास की बात हो रही है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रवास को अज्ञापित किया गया कि वे सामाजिक एवं पर्यावरणिक दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करेंगे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हैं। दूसरा ऑप्शन, इसके साझीदार केवल सरकारें और स्थानीय नगरीय प्राधिकरण ही हैं। तीसरा ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र प्रवास सुरक्षित पेयजल, आधारभूत स्वच्छता तथा तक पहुंचना बढ़ावा देना, गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में योगदान करता है। अब आपको बताना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी ऑप्शन सही बैठता है। देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। सबसे पहले कौन देता है कि इस प्रश्न का सही आंसर ये वाला ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएं
कि प्रश्न का सही आंसर क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 30। मैं मानता हूं क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, अब इस प्रश्न के आंसर पर चर्चा करी जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले बात आती है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में बात करेंगे, पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब करी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र प्रवासी मानव वसाहत व शहरीकरण के आधार पर देखा जाए तो इस तरह की व्यवस्था की बात 1978 में सबसे पहले होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजय जी का आंसर आया बी। बी मतलब फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल बिल्कुल सरकारी स्थानीय नगर प्राधिकरण होंगे, ये गलत है, बिल्कुल सही बात। तो आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अजय जी की तैयारी बेहतर है, वेरी गुड बेटा। आइए प्रश्न को जरा अब बेहतर तरीके से और समझते हैं। इस बुक की यही तो खासियत में आपको व्याख्या बड़ी सटीक मिलेगी। तो व्याख्या बिल्कुल क्या है आपकी? बी आंसर बिल्कुल सही है कि ए और 3 बिल्कुल तौर पर सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण को यह अज्ञापित किया गया कि वे सामाजिक और पर्यावरण दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करेंगे जो सभी को आश्रय प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र प्रवास सुरक्षित पेयजल, आधारभूत स्वच्छता पहुंचाने और बढ़ाने को गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रवास मानव बसावटों और सतत शहरी विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्रम है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 में की गई थी। जबकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र प्रवास के साझेदारी केवल सरकारी और स्थानीय नगर प्राधिकरण नहीं, बल्कि देखा जाए तो नागरिक समाज संगठन, शैक्षणिक संस्थान, निजी क्षेत्र, फाउंडेशन आदि भागीदारी होते हैं जो शहरीकरण की चुनौतियों के समाधान में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, मतलब फर्स्ट और थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। आईएएस प्री 2003 और यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 में यह प्रश्न आपके लिए पूछा गया कि निम्नलिखित देशों में किस एक में विश्व में अधिकतम आयु संभावित है। ऑप्शन है कनाडा, जर्मनी, जापान या नॉर्वे। कहां पर विश्व में अधिकतम आयु होने की संभावना कहां बनती है? जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए इस प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो आंसर होगा आपका जापान, कि जापान में सबसे ज्यादा बैठती। जापान में देखा जाए तो जीवन प्रत्याशा की जो उम्र बनती है वो लगभग 82 से 88 वर्ष के आसपास बनती है। पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुषों की उम्र जो बनती है जापान में वो लगभग 82 साल के आसपास बनती है, जबकि महिलाओं की प्रवासी आयु मानी जाए तो वो आप ये कह सकते हैं 88 वर्ष के आसपास आती है। जबकि भारत में देखेंगे तो 60 और 65 के बीच बनती है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आपका? सी आंसर बिल्कुल सही आंसर बनता है। दिए गए कथनों में बात की जाए तो जापान आता है। यूएनएफपीए रिपोर्ट 2023 के अनुसार जापान में पुरुष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा आयु 82 से 88 वर्ष के आसपास बैठती है। वहीं मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार जापान के लोगों की जीवन प्रत्याशा आयु कितनी है? 84.8% के आसपास निकलती है, अगर हम इसको एवरेज में लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2021-2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व की मानव जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 71.4 वर्ष है, जो 2019 में 72.8% थी। वहीं भारत की जीवन प्रत्याशा की बात करें तो जन्म दर कितना आता है? लगभग 67.2%। और अन्य देशों में बात करें तो कनाडा की है 82.7, नॉर्वे की 83.2 और जर्मनी की लगभग 80.6% के आसपास आती है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय तत्व नहीं है? यूपी पीसीएस प्री 2021 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र या आत्मनिर्भरता, कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठता है? जल्दी से बताइए कि ये वाला ऑप्शन है जो ग्रामीण समुदायों का तत्व नहीं बन सकता। हम की भावना, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता, तो इसमें कौन सा नहीं बनेगा? सांस्कृतिक विविधता की बात करेंगे तो ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर क्या रहेगा आपका? बी,
बी की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक विविधता ग्रामीण समुदायों के तत्व के अंतर्गत नहीं आता। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत एक निश्चित क्षेत्र पारस्परिक सामाजिक संबंध है, हम की भावना, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता, संयुक्त परिवार, सामाजिक स्थिरता आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। सांस्कृतिक विविधता मूल रूप से शहरी समुदायों का महत्व, कि सांस्कृतिक विविधता वहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन गांव में देखा जाए तो गांव में एक ही जैसा कल्चर पाया जाता है, क्योंकि शहर में विविध गांव क्षेत्र के लोग आकर वहां पर प्रवास करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा आपका? बी आंसर बनेगा। आज का प्रश्न ये अगला, कि ये प्रश्न आपसे यूपी पीसीएस मेंस 2003 में पूछा गया। प्रश्न कह रहा है, फिलिप एम होशर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों के देशांतर गमन निम्नलिखित में से किस एक से जाना जाता है? जनसंख्या डिस्प्लोजन के द्वारा, जनसंख्या इम्प्लोजन के द्वारा, जनसंख्या टेक्नोप्लोजन के द्वारा, या जनसंख्या पेरिप्लोजन के द्वारा जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा? आज की क्लास की जब शुरुआत करी थी तो वहां पर इसका जिक्र करा था कि किनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों के देशांतर गमन की स्थिति किसके अंतर्गत आएगी? तो वो आंसर क्या होगा? इम्प्लोजन जो होगा, रोजगार के तहत लोग क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। तो सही आंसर जो बनेगा वो आपका बी आंसर बिल्कुल सही बैठता है। तो फिलिप एम होशर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में लोगों के देशांतर गमन को जनसंख्या इम्प्लोजन कहा जाता है। जनसंख्या स्थानांतरण को प्रवास कहा जाता है और यह भौगोलिक प्रक्रिया है। प्रवास के संदर्भ में नियमों का निर्धारण सर्वप्रथम जो है किसने करा था? रेवेस्टीन ने किया था। नगरों में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? प्रवास है। फिलिप जनसंख्या विश्लेषक हैं। शिक्षा, राष्ट्रीय, धर्म, जातीयता सभी को मिलाकर जनसंख्या का विश्लेषण यहां पर किया जाता है। जनसंख्या डिस्क्लोजन एक क्षेत्र के विभिन्न निर्जातीय तथा वर्गों के लोगों में निवास करने की प्रवृत्ति इसके अंतर्गत आती है। जनसंख्या टेक्नोप्लोजन का तात्पर्य उस स्थिति से होता है जब खोजें, आविष्कार, तकनीकी विकास के कारण लोगों के रहन सहन में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जनसंख्या पेरिलोजन का संबंध जो है जनसंख्या विस्फोट की स्थिति के अंतर्गत आता है। तो अमित गुप्ता जी का आंसर बिल्कुल सही आंसर। इस सही आंसर जो होगा वो आंसर क्या है बेटा? बी आंसर बिल्कुल सही आंसर बनता है। अगला टॉपिक है नगरीकरण, और नगरीकरण पे चर्चा करेंगे हम कल। तो कल बिल्कुल राइट टाइम पर आएंगे, 8 बजे जुड़ेंगे क्लास के साथ। और प्रीलिम्स की जो श्रृंखला आपके लिए अरिहंत ने चलाई गई है, प्रीलिम्स पॉसिबल, इसके साथ जुड़ेंगे ताकि आपका प्रीलिम्स की स्कोर बेहतर तरीके से अच्छा हो सके। क्लास कैसी लगी अपने विचार जरूर रखेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।